लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया था। क्या था? यस सर। कुछ होमवर्क दिया था शायद एससी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 to 28। यस सर। उसमें यस कुछ सर। है? यस सर। बोलो, पहले वो पूछ लो फिर आगे बढ़ते हैं। 15 15 और 28 का सी। 28 का सी। और किसी को कुछ ऐड करना है? सर 16, 17। और कुछ? सर 21। 21 और 28 तक होमवर्क दिया था शायद ना। यस सर। ठीक है, हो गया। सर 10। 10। ठीक है। टेन। सर और 13 भी सर, बस। 13 भी। थर्टीन बस ना। हाँ सर। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। यही है। Two concentric spherical cells having mass m1 and m2 and radii r1, r2, r2 greater than r1. What is the force exerted by this system on a particle of mass m if it is placed at a distance r1 plus r2 by 2 from the center? क्यों नहीं हुआ ये? बोलो क्यों नहीं हुआ ये? So r2 greater than r1. नहीं सर, सर मिल गया सर मुझे। पक्का? हाँ सर, वो जो 2 था ना सर, मैं उसे स्क्वायर करना भूल गया था। अच्छा रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ, इतना मेहनत कर लिया तो कर लेने दे। r2 greater than r1 ऐसा है। तो ये r1 प्लस r2 बाई 2 वाला पॉइंट इसके बीच में कहीं होगा, है ना? यस सर। यस सर। तो ये जो पॉइंट है स्मॉल r, ये जो पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बाई 2, ये इन दोनों के बीच में होगा। अब r1 वाले का मास है m1 और r2 वाले का मास है m2 और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका मास है स्मॉल m1।
तो इस स्मॉल m1 पर कैपिटल M2 के कारण फोर्स 0 होगा। यस सर। क्यों? inside the shell, क्या है? inside अंदर है shell के। अंदर है, हाँ अंदर में फील्ड 0 होता है, तो ये 0 होगा, है ना। और F1 क्या होगा? छोटे वाले स्फीयर के बाहर है तो पॉइंट मास होगा, पॉइंट मास के जैसा एक्सप्रेशन होगा। yes sir, और स्मॉल r को यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया 4g कैपिटल M1 स्मॉल m1 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सर हमने M2 क्यों नहीं लिया? अरे वही तो पूछा मैं, M2 बाहर वाला सेल है, तो किसी भी सेल थ्योरम में पढ़े थे ना, किसी भी सेल के कारण इनसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 होता है। हाँ सर। तो ये जो पॉइंट P है वो बाहर वाले, वो M2 वाले सेल के अंदर का पॉइंट है, तो M2 का फोर्स M1 पे नहीं लगेगा, यस 0 होगा। क्लियर है? यस सर। 13 सिमिलर क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछा। यही है ना। A solid sphere of mass small m and radius small r is placed inside a hollow thin spherical shell of mass capital M, radius capital R as shown in the figure. A particle of mass m dash is placed on the line joining the two centers at a distance x from the point of contact. Find the magnitude of resultant gravitational force. So जो x दिया हुआ है वो यहां से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ए में x is greater than r but less than 2r, है ना। yes sir, इसका मतलब है ये पॉइंट बड़े वाले छोटे वाले सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं लाई करेगा। yes क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r होगा ना, तो ये डिस्टेंस अगर x है, ध्यान से समझो, इसका मतलब है छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस x माइनस स्मॉल r होगा। Yes, sir. और बड़ा वाला सेल के अंदर का पॉइंट है तो उसके कारण फोर्स 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू जी सॉलिड स्फीयर का मास, और इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, gmx बाई आर क्यूब, जहां x सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो ये आंसर हो गया, केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। yes sir, सेकेंड क्वेश्चन में x 2r से ज्यादा है और कैपिटल 2r से छोटा है, मतलब B में पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, है ना। और ये डिस्टेंस x है, तो इस केस में सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस आर। और ये पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के अंदर में है, सो 0। और सॉलिड स्फीयर के सेंटर से x माइनस आर डिस्टेंस आगे है, तो पॉइंट मास के जैसे होगा। yes sir, तो इसका आंसर होगा F इज इक्वल टू जी स्मॉल m अपॉन x माइनस आर का होल स्क्वायर होगा। C में x इज ग्रेटर देन 2r,
सो C ग्रेटर देन 2R है, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट है इस केस में, है ना? बोलो। Yes, sir. तो ये पूरा डिस्टेंस अगर x है, मतलब छोटे वाले स्फेयर के सेंटर से x माइनस स्मॉल r और बड़े वाले स्फेयर के सेंटर से x माइनस कैपिटल R, Yes, sir. है ना? तो इस केस में जो आंसर होगा फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, वो छोटे वाले स्फेयर की वजह से g स्मॉल m x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस बड़े वाले स्फेयर की वजह से जी एम अपॉन एक्स माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, ये थर्ड का आंसर हो गया। चमका कुछ जिसने पूछा था? बोलो। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. तो 13th इज डन। 10 हो गया, 13 हो गया, 10 13 के बाद 15 16 17। एक लाइन से पूछ रहे हो 15 16 17 क्या है ये? फिफ्टीन तो कुछ कहना ही नहीं, ओरली है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो पहले 15 तुम लोग, इसमें कुछ कहना ही नहीं, ओरली है। हो गया? देखो ये पॉइंट ए और बी एक ही पॉइंट है, ये बात समझ आ रहा है? अगर इस छोटे वाले हॉलो स्फेयर पर ऊपर पूरा कर दो तो क्रॉस सेक्शन दिखा है ना, तो ए और बी ओवरलैपिंग पॉइंट है, Yes, sir. Yes, sir. और वो स्फेरिकल सेल के अंदर है, मतलब वहां पर फील्ड 0 है, Yes, sir. Yes. मतलब फील्ड ड्यू टू पार्ट ए प्लस फील्ड ड्यू टू पार्ट बी मिलाकर 0 होना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. मतलब फील्ड एट ए should be equal due to A should be equal to due to B, या फील्ड एट A ड्यू टू 2 कह दो और फील्ड एट B ड्यू टू 1 कह दो, एक ही बात है। Yes, sir. तो यही कहना था, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, ऐसा कुछ। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया ना। ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू सेकेंड पार्ट का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी ड्यू टू फर्स्ट पार्ट का मैग्नीट्यूड। समझा कुछ? Yes, sir. सिक्सटीन्थ।
two small bodies of mass 2 kg and 4 kg are kept at rest as a separation 2 meter. Where should a particle of mass 1 kg be placed to experience no net gravitational force from these two bodies? यही क्वेश्चन है. तो देखो क्यों पूछा ये मुझे नहीं पता. ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये 4 kg का एक ऑब्जेक्ट है. इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर है. कोई थर्ड पार्टिकल को रखेंगे तो ये दोनों उसको अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. Yes, sir. इसका मतलब है मैं 2 kg के इस साइड नहीं रख सकता हूँ, जीरो नहीं होगा कभी भी. 4 kg के इस साइड भी रखूंगा तो कभी जीरो नहीं होगा. मतलब 2 kg 4 kg के बीच में ही कहीं रखना पड़ेगा. Yes, sir. तो इस 0.1 kg को यहाँ रख दिया. अब इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए. यही है ना. Yes, sir. ये 4 kg वाला इसको अपनी ओर पुल करेगा और 2 kg वाला इसको अपनी ओर पुल करेगा. ये डिस्टेंस मान लो x है तो ये डिस्टेंस 2 माइनस x होगा. Yes, sir. तो ये दोनों फोर्स F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. Yes, sir. मतलब कैपिटल G 2 into 0.1 अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर is equal to capital G into 4 into 0.1 अपॉन x का स्क्वायर. ऐसा कुछ होगा. Yes, sir. तो यहाँ 2 होगा. So x upon 2 minus x is root 2 plus minus. So x is equal to plus minus 2 root 2 minus plus x root 2. ऐसा होगा. Yes, sir. तो इस x को इधर ले जाओ. So x into 1 minus plus root 2 is equal to plus minus 2 root 2. है ना. 1 plus minus root 2 होगा ना. So x कितना आ जाएगा 2 root 2 इधर का प्लस इधर का माइनस अपॉन रूट 2 माइनस 1. ऐसा कुछ होगा. बोलो. नहीं. चलो चलो तो ऐसे कर लो. इससे आसान तरीका ये है, अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो ऐसे कर लो. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. That is 8 plus 2x square minus 8x. तो इसको इधर ले जाओ. So x square minus 8x plus 8 this is equal to 0. x में क्वाड्रेटिक हो गया. So minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ऐसा होगा. Yes, sir. So 8 plus minus root 32 upon 2
that is 8 plus minus 4 root 2 upon 2 होगा। Yes, sir. तो 2 4 जा 8, 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। अब देखो ये x मेरा 2 से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. तो 4 प्लस 2 रूट 2 नहीं होगा, 4 माइनस 2 रूट 2 ये होगा। आया समझ में? Yes, sir. देखो एक बार आंसर मैच करके आता है क्या? मैच किया आंसर? Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? Yes, sir. तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है? Yes, sir. तो इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा 3 है, मान लो एबीसी नाम दे देते हैं। तो ए बी बी सी और सी ए तीनों का सम होगा। किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी लिख लो। चलो किसको लिख दो? ए, इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, Yes, sir. देखना मेरा ऊपर चला गया, तुम लोग देख के बताना। यू ए बी को लिखेंगे माइनस जी इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 था शायद ना, 2 Yes, sir. माइनस जी M1 M2 बाई आर होता है ना। Yes, sir. बी और सी का माइनस जी
इंटू 2 इंटू 0.1 है बीच वाले का मास Yes, sir. 0.1 और बी का 4 है या 2 है? B का 4 है. तो यहाँ 4 होगा ना। और डिस्टेंस x दैट इज 4 माइनस 2 रूट 2 ऐसा। सी ए सिस्टम का g इंटू 2 इंटू 4 नहीं 0.1 अपॉन वहां से डिस्टेंस 4 माइनस 2 रूट 2 है, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स होगा ना। Yes, yes, sir. तो 2 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा नहीं 2 root 2 minus 2. हाँ 2 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा ऐसा। तो ये आंसर Yes, होगा। अब इसको ठीक कर लो सब। इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा? तो 4 4 2 2g सब में है, तो माइनस 2g अपॉन 2 ये सब में है। yes, sir. तो ये Yes, sir. 4 ये हो गया प्लस ये हो गया 0.2 और ये हो गया 2 माइनस रूट 2 ऐसा प्लस 2g/2 तो ये हो गया 0.1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 ऐसा। Yes, sir. सो माइनस जी। अब इसको ठीक कर लो, इससे ज्यादा मैं क्या करूं? ठीक है, एक बार ठीक करके वैल्यू पुट करके देखो आंसर आता है या नहीं। सब लोग फाइनली चेक करके एक बार मुझे बताओ आंसर मैच कर रहा है या नहीं पीछे का। जल्दी कॉपी कर लो और आंसर एक बार वेरीफाई करके बताओ मुझे।
आया आंसर? बोलो तो, कोई तो कुछ बोलो। Yes, sir. मैच किया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ये था 16। तो कौन कौन हो गया? 15 हो गया, 16 हो गया, 17 और 28। 17, 21, 28। 17 अभी जैसा ऊपर था वैसा ही है, हो जाएगा? क्या लगता है? क्वेश्चन पढ़ लो कम से कम, बाकी तो मैं कर देता हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन सर? यस सर। तो ये तीनों का मास m m m है, और ये a डिस्टेंस पर है, ऐसा कुछ? यस सर। अब कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ के 2a हो गया है, यही ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये डिस्टेंस 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है, और वही तीनों मास। तो क्या पूछा है, कितना वर्क डन हुआ? तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें? -g m1 m2 अपॉन a, ये एक पेयर का। तो ऐसे ऐसे 3 पेयर बनेंगे, सब में इक्वल होगा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इंटू 3। फाइनल एनर्जी क्या होगी? वही कहानी, 3g m1 m2 अपॉन, अब 2a होगा। Yes, sir. क्यों नहीं सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यस सर। So final energy minus initial energy. So minus 3g m² अपॉन a कॉमन, ये हो गया 1/2 -1, ऐसा कुछ। यस सर। So माइनस माइनस प्लस 3g m² अपॉन 2a, ऐसा कुछ आंसर है? हाँ सर। Yes, sir. लिख लो समझ के। नेक्स्ट इज 21।
आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? यस सर। तो बोलोगे लिख लिया तो that next 21st. The gravitational field in a region is given by 2i cap plus 3j cap, so that no work is done by the gravitational field when particle is moved on the line 3y plus 2x is equal to 5. स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? पढ़ चुका है कि नहीं? Yes, sir. तो 3y plus 2x is equal to 5, ऐसा कुछ लाइन होगा? होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लाइन तुम्हारा हो गया 3y plus 2x is equal to 5. इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -2/3. -2/3. जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है 2y plus 3j, तो 2y plus 3j ये होगा होगा Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पोजीशन, ये जो वेक्टर है 2i plus 3j, इस वेक्टर के क्रॉसपोंडिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? नहीं मालूम। 2x minus 3y equals 0. हाँ। इसका स्लोप कितना होगा? 3/2. 3/2। सबको समझ आ रहा है स्लोप 3/2 कैसे होगा? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर देखोगे तो ये -1 है, Yes, sir. मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, Yes, sir. तो इसका मतलब है फोर्स इधर लग रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन 0 होगा। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट इज 28. ये है कंप्लीट क्वेश्चन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों को वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ सिखाया है? Yes, sir. ठीक है, तो ये अर्थ है और ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है।
अर्थ कैसे रोटेट करता है, किस डायरेक्शन में? west to east. वेस्ट टू ईस्ट, तो ये रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब बोला है इक्वेटोरियल प्लेन पर एक शिप मूव कर रहा है, मतलब शिप इस सर्कल में कहीं मूव करेगा। यस सर। और शिप कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, मतलब शिप जरूर ऐसे मूव कर रहा है। यस सर। इसके अपोजिट। अच्छा, उस शिप में एक पेंडुलम है। When the ship is stationary with respect to water, tension in the string is T naught. तो शिप जब रुका हुआ है मतलब केवल अर्थ चल रहा है, इसका यही मतलब है। Yes, sir. तो उस केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r होगा। r रेडियस ऑफ अर्थ, Yes, sir. इक्वेटर पर g की वैल्यू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. B part, find the difference between T naught and earth attraction। तो अर्थ अट्रैक्शन तो mg है। Yes, sir. तो डिफरेंस बिटवीन T naught एंड mg कितना हुआ? M omega square R. m ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ r। ये B का आंसर होगा शायद। Yes, sir. C, if the ship sails at a speed v, what is the tension in the string? अच्छा, तो ऐसे समझो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शिप रिलेटिव टू अर्थ, ये हो जाएगा v बाई आर। किधर? तो ईस्ट टू वेस्ट होगा। बोलो। Yes, sir. so angular velocity of ship minus angular velocity of earth is v by r, east to west। so angular velocity of ship minus, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, बट ये ओमेगा किधर होगा? वेस्ट टू ईस्ट होगा। दिस इज इक्वल टू v बाई आर। तो फाइनली एंगुलर स्पीड ऑफ शिप मुझे मिल गया ओमेगा, और ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये ईस्ट टू वेस्ट है, तो किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस ले लेंगे, तो ओमेगा अपॉन v माइनस आर आएगा। अगर मैंने वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो यस सर। होगा। Yes, सर। क्या निकालना था भूल गया मैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब मेरा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? mg माइनस m ओमेगा माइनस वी आर m ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा होगा। yes, sir. तो ये हो गया mg माइनस m, इसको लिखोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस v बाई आर का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा v बाई आर होल मल्टीप्लाइड विथ r, ऐसा होगा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r प्लस 2 m ओमेगा v माइनस m इंटू v बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा। Yes.
अर्थ की स्पीड, सॉरी शिप की स्पीड v और अर्थ का रेडियस कैपिटल R बहुत ज्यादा है, तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो होगा। बोलो। Yes, sir. तो फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा होगा, mg, अच्छा, और mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, क्वेश्चन में ऊपर टी नॉट दिया हुआ है, इतना टर्म यही टी नॉट है ना, Yes, sir. तो टी नॉट प्लस 2m ओमेगा v, ऐसा कुछ आंसर है। समझ के लिख लो। Yes, sir. समझ के इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। Yes, sir. आगे बढ़ूं। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, इसके बाद ये बता चुका हूं, इसके वेलोसिटी No, sir. नहीं। ठीक है, पहले क्या बताऊं ये सोच रहे हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट in a circular orbit
चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो एक प्लेनेट है और इसके चारों ओर एक सैटेलाइट सर हेडिंग क्या है सर? आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सैटेलाइट पे इधर लगेगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं G इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा। Yes. तो यहाँ से मुझे ओमेगा मिलेगा अंडर रूट जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर क्यूब मिलेगा, ऐसा। Yes, sir. ओमेगा मिल गया तो इसका टाइम पीरियड मिलेगा, टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा होगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट इंटू r⁻³ ये सर्कुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया टाइम पीरियड का। क्लियर है? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, अर्थ के केस में अगर इसका टाइम पीरियड 24 आवर है अराउंड अर्थ, इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो अर्थ का डायरेक्शन है, तो ऐसा सैटेलाइट क्या होगा, अर्थ से देखोगे तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा रुका दिखाई देगा। Yes, sir. अच्छा, तो जो कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट होते हैं या वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो मान लो इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसका कैमरा हमेशा एक पर्टिकुलर डिफाइंड लोकेशन की ओर ही होना चाहिए, मतलब अर्थ Yes, जैसे sir. जैसे रोटेट करेगा वो भी साथ साथ रोटेट करेगा। Yes, sir. तो ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं, अराउंड अर्थ इन वेस्ट डायरेक्शन। देन satellites are called geostationary satellite। ठीक है, दूसरा, अब देखो टाइम पीरियड अगर फिक्स कर दिया तो 2 पाई जी मास ऑफ अर्थ सब फिक्स है, तो रेडियस भी इसका फिक्स हो जाएगा, Yes, sir. है ना। सो ये जो रेडियस है इसको जियो स्टेशनरी रेडियस कहते हैं। द पार्किंग ऑर्बिट of a geostationary satellite is called
geostationary orbit. अब ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा एक बार देखो। तो इसको 24 आवर पुट कर देंगे, तो 24 आवर का मतलब है एक दिन में 86,400 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी। कितना होगा जी? कितना होता है? नहीं सॉल्व किया कोई क्वेश्चन। 7. कितना होता है? 6.67 और into 10 raised to minus 11. 10 raised to minus 11 multiplied with mass of earth. मास ऑफ अर्थ कितना होता है बोलो? 6 into 10 raised to 20. 20 नहीं, 24 24. 24 kg इंटू, अब ये हो गया r रेज टू 3/2। तो यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी, Yes, sir. है ना? तो ये फिक्स्ड लोकेशन हो गया। तो कैलकुलेट करके देखना कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। दैट इज अर्थ सरफेस से 6 आर ऊपर, दैट इज at the height 6 times radius of earth above surface of earth। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? Yes, sir. माझी मॅडम ना कॅनडाला जाऊन आली माहिती तुला? किसी का माइक ऑन है। हेडफोन
लिख लिया? नो सर, नो सर। हुआ? Yes, Yes, sir. sir. आगे देखो, तो ओमेगा मिल गया, तो V क्या होगा? R ओमेगा। तो R ओमेगा क्या था अपने पास? अंडर रूट G इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R³ ऐसा था। Yes, sir. तो मेरे पास V हो जाएगा अंडर रूट G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R होगा। Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V², दैट इज हाफ G मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R, ऐसा होगा। Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -G मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन R, ऐसा होगा। Yes, sir. तो इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम, दैट इज -G मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2R, ये टोटल एनर्जी मिलेगा, है ना? Yes. Yes, sir. चाहो तो याद रख सकते हो कोरिलेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ऐसा कोरिलेशन और कहीं होता था, याद है? ओ गधे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में याद है यही होता था। Yes, Yes, sir. sir. चलो इसको कॉपी कर लो।
हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज escape velocity. सपोज कोई एक प्लेनेट है, तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि किसी एक प्लेनेट के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितने स्पीड से थ्रो किया जाए कि ये दोबारा प्लेनेट पर वापस नहीं आए. दोबारा प्लेनेट पर वापस नहीं आए मतलब इस सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, है ना? तो मान लो v स्पीड से थ्रो किया, तो v स्पीड से थ्रो किया, एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सरफेस पर एनर्जी और इन्फिनिटी पर एनर्जी बराबर होना चाहिए. होना चाहिए. सरफेस पर -g मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r, ये हो गया पोटेंशियल, प्लस हाफ mv², ये हो गया काइनेटिक. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, Yes, sir. प्लस काइनेटिक एनर्जी कुछ हो, है ना? Yes, sir. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हाफ mv² इज इक्वल टू g मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो. ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं हाफ mv², दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g मास ऑफ प्लैनेट कैपिटल M अपॉन r, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी. है ऐसा? Yes, sir. तो यहां से v मिनिमम मेरा आ जाएगा √2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट. ऐसा, तो इसको क्या करो, 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r² कर लो और ऊपर भी एक r से मल्टीप्लाई कर लो. ऐसा इसलिए कि ये टर्म स्मॉल g हो जाए, है ना? और इसी v मिनिमम को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा किसी भी प्लैनेट से 2 टाइम्स g इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट. चमका कुछ? अर्थ के केस में g की वैल्यू 9.81 और रेडियस की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर. तो इसको पुट करोगे तो एस्केप वेलोसिटी तुम्हें मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. चमका कुछ? समझ आया?
समझा कुछ तुम लोग की नहीं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। अबे तो तुम लोग, क्या बोलूं मैं? छोड़ो, कॉपी करो तुम लोग, सिर्फ कॉपी करो। इसके वेलोसिटी कॉपी कर लो, फिर इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो।
आया कुछ? बोलो। No, sir. गुड। देखो इधर, ये है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, Yes, sir. मतलब एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। Yes, sir. तो जब वो पहुंचेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो उसके पास कुछ स्पीड होगी, वही स्पीड पूछा है। Yes, sir. सो माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा होगा? Yes, sir. अच्छा, देख ध्यान से इधर। सो इसको मैं लिख दूं हाफ इंटू 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। पता नहीं ऐसा मैं क्यों लिखा, एक ही लाइन में लिख सकता था, पता नहीं तुम लोग समझते कि नहीं। ये पूरा टर्म है मेरा माइनस ऑफ हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो हो गया, ये हाफ एम सबको हटा दो। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या v इज इक्वल टू एक ही बार लिख देते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। Yes, sir. तो 15 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर, ये किलोमीटर पर सेकेंड यूनिट में ऐसा कुछ होगा? 15 का स्क्वायर 225, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11.2 ऑलमोस्ट 125 के आसपास ही होगा, शायद 10 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। देख लेना जो भी होगा। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े? Yes, sir. Sir, 1 minute, sir.
सर एक second। हो गया। हो गया? एक और क्वेश्चन देखो छोटा सा, इसको जल्दी सॉल्व करो। दिख रहा है? Yes. जल्दी करो।
आया कुछ? seven, सन के चारों ओर अर्थ जब चक्कर लगाता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 365 days. 365 डेज। तो ये हो गया 365 इंटू 86,400 सेकेंड्स। टाइम मिल गया। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई अपॉन √g। यहाँ हो जाएगा, सन के चारों ओर अर्थ कर रहा है तो यहाँ पर मास ऑफ सन हो जाएगा इंटू रेडियस r⁻³ इसमें से मास ऑफ सन छोड़ के सब कुछ मुझे पता है। Yes, sir. सो t² इज इक्वल टू 4 पाई² रेडियस का क्यूब अपॉन g इंटू मास ऑफ सन। होगा ऐसा? yes, sir. Yes, sir. मास ऑफ सन क्या हो गया? 4 पाई² r³ अपॉन g इंटू t²। ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो वैल्यू पुट कर दो। 4 g पाई² की वैल्यू 10, रेडियस का क्यूब 1.49 10⁻11। तो 1.49 का क्यूब इंटू 10⁻33। Yes, sir. जी 6.66 10⁻⁻11 और टी का स्क्वायर मतलब 365 इंटू 365 इंटू 864 इंटू 864 इंटू 10⁻⁴। होगा ऐसा? yes, sir. तो बस ये कैलकुलेशन करके जो आएगा वो मास का सम, वो आपका सन का मास है। चमका कुछ? yes, sir. Yes, sir. या अगर देख लेना करके 1.92 के आसपास 10⁻22 kg। ना 22 नहीं, कुछ और आएगा। 22 तो कम होगा सन का मास। कैसे करके देखो जो भी है कैलकुलेशन। कोई बताएगा कितना आएगा? Sir, 30 आएगा. क्या 30? कैलकुलेटर से करके देखो, आंसर बता दो। Sir, 1.9 into 10⁻30 आ रहा है. टेन रेज टू 30 आ रहा है पक्का? Yes, sir. ठीक है, देख लो करके। तो 1.9 इंटू 10⁻30 kg, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको।
एसी वर्मा में बाकी जितने हैं सारे सम सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, उसके सम एसी वर्मा में नहीं है तो वो मैं करा दूंगा अलग से। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोग बाकी जितने सम है ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो और जिसका जिसका हो जाए वो लोग जा सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।